अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 34। प्रिंस चंद लम्हे तक मखमली कुर्सी के हत्थों पर सख्ती से हाथ जमाए घूरता रहा। उसके नथने तेजी से फूल पिचक रहे थे। मैं भी पलके झपकाए बगैर उसकी तरफ देखता रहा। दफातन उसने सिगार एस्ट्रे पर मसल दिया। प्रिंस शोम्बई ने ब्लैकमेल होना नहीं सीखा कभी, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। और इत्तफाक से मेरी भी यही आदत है कि मैं ताकत पहले इस्तेमाल करता हूँ, नताइज पर बाद में गौर करता हूँ। करने को मैं ये भी कर सकता हूँ कि अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलवाऊं और उन्हें सिर्फ एक इशारा कर दूं और वो इसी कुर्सी पर तुम्हारा जिस्म छलनी करके रख देंगे। कहानी हम यहाँ से जाने के बाद इत्मीनान से घड़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो सिर्फ यही होगा कि मेरे बॉडीगार्ड्स को चंद माह की सजा हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए ये साबित करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि कारोबारी गुफ्तगू के दौरान मुश्तइल होकर तुमने लिफाफे खोलने वाली छुरी से मुझ पर हमला कर दिया। छुरी का जिक्र मुझे इसलिए करना पड़ेगा कि रिवॉल्वर तुम जैसे सेठ अपने पास नहीं रखते, क्योंकि चलाने का हौसला नहीं होता ना तुम में। अल्लाह रे खुशफहमी, मैंने जेरे लब उर्दू में कहा, फिर कदरे बुलंद आवाज में कहा। यह भी तो मुमकिन है कि इस कमरे में कहीं ऐसे आलात छुपे हों जिनसे तुम्हारी गुफ्तगू किसी और कमरे में रिकॉर्ड की जाती हो। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में सरासीमगी की सी झलक नजर आई, लेकिन फौरन ही वो संभल कर बैठ गया। ब्लैकमेलर्स के यही अंदाज साफ नजर आते हैं। मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ कि मुझे उस रिपोर्टर का नाम और पता बताओ जिसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। बल्कि मुझे तो ये भी यकीन है कि तुम्हारे ही तवस्सुत से मैं उन दो बदमाशों तक पहुंच भी सकता हूं जिन्होंने मालती मंदिर में मेरे तैयारे के करीब मुझ पर कातिलाना हमला किया था और मेरे 2 लाख पाउंड छीन कर भाग निकले थे। मुझे अब एहसास हो रहा है कि तुम, वो ब्लैकमेलर रिपोर्टर और वो दोनों बदमाश, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हो। ये बिजनेस, ये ऑफिस, सब असल में आड़ है जिसके पीछे तुम लोग मिलजुल कर बड़ी बड़ी वारदातें करते हो, बड़े बड़े हाथ मारते हो। मालती मंदिर में आप पर यह कातिलाना हमला और 2 लाख पाउंड छीनने का वाकया कब पेश आया था प्रिंस? दफातन मैंने नरमी से सवाल किया। साल हो चला इस बात को, उसने बेसाख्ता अंदाज में जवाब दिया। आपने कोई रिपोर्ट वगैरह तो दर्ज करवाई होगी, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने निहायत सादगी से पूछा। रिपोर्ट? वो एक बार फिर गड़बड़ा गया, लेकिन निहायत शातिर इंसान था वो, इसलिए इस मर्तबा भी संभल गया। इस किस्म की छोटी मोटी बातों को मंजर आम पर लाकर मैं स्कैंडल बनवाना नहीं पसंद करता। मुझे उम्मीद थी कि एक न एक रोज मैं अपने उन हकीर दुश्मनों को खुद ही ढूंढ निकालूंगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त ही तो था। बिल आखिर मुझे उनका सुराग मिल ही गया, यानी तुम। अब तुम मुझे बताओगे मिस्टर मंसूर कि वो लोग कौन थे। अगर तुमने मेरी बात का जवाब ना दिया तो तुम्हें सजा देने के लिए मैं अब अपने बॉडीगार्ड्स को भी जहमत नहीं दूंगा, क्योंकि वो वैसे ही जरूरत पड़ने पर हर इल्जाम सर लेने को तैयार खड़े रहते हैं। अब तुम जबान खोल दो, जल्दी करो। उसने कोट की अंदरूनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, जहां मैं बगली होल्स्टर की मौजूदगी के आसार पहले ही देख चुका था। मेरे ख्याल में खालिस कारोबारी आदमी ही बने रहना अब कोई ज्यादा जरूरी ना था मेरे लिए, क्योंकि अब वो शहजादगी को बालाए ताक रखकर तीसरे दर्जे का बदमाश नजर आने लगा था मुझे। मिस्टर प्रिंस, मैंने यकलख्त अपना लहजा बदलते हुए इंतहाई सर्द और सफाकाना लहजे में कहा। होल्स्टर तक हाथ ले जाने से पहले एक नजर मेज के नीचे देख लेना। इस मशवरे पर अमल ना करने से आपकी जिंदगी भी जाया हो सकती है। आखिरी अल्फाज में ऐसा असर था कि न सिर्फ होल्स्टर की तरफ बढ़ता हुआ उसका हाथ मशीनी अंदाज में रुक चुका था, बल्कि इस्तरारी तौर पर उसने कुर्सी पर भी कुछ नजर डाली और उसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसका दिया ताकि आसानी से झुककर मेज के नीचे कुछ देख सके। नीचे देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी और वो यकलख्त सीधा होकर कुर्सी पर यूं साकित बैठ गया जैसे तस्वीर खिंचवाता हो। हालांकि मेज के नीचे कोई ऐसी ज्यादा डरावनी चीज भी न थी कि उसके औसान यूं खता हो गए। मेज के तख्ते के निचली तरफ सिर्फ एक हल्की सब मशीन गन फिट थी, जो नीम दायरे में इस तरह खामोशी, तसलसल और कदरे तेज रफ्तारी से हरकत करती थी
जैसे किसी बहुत बड़े डायल पर बहुत बड़ी सेकंड की सुई हरकत करती हो। मेरे सामने ऑफिस का जितना भी हिस्सा मौजूद था वो पूरे का पूरा उस सब मशीन की जद पर आता था। मेरे मुकाबिल चारों कुर्सियों पर बैठे हुए अफराद तो गन की नाली से महज चंद इंच के फासले पर ही हुआ करते थे। इससे फायरिंग शुरू करने से पहले सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत पेश आएगी मुझे। मैंने सरसरी से लहजे में उसे इत्तला दी, जिस पर इस वक्त मेरा हाथ है ना, लेकिन अब हम असलहे, धमकियों और ब्लैकमेलिंग से हटकर कारोबार की बात करेंगे, सिर्फ कारोबारी गुफ्तगू। कमरे में चंद लम्हे सकूत तारी रहा। प्रिंस की सारी तेज तरारी हवा हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो महज एक सेठ के सामने नहीं बैठा, बल्कि यहाँ कुछ और भी है। हाँ, वो रिपोर्टर मेरा दोस्त है, जिस तरह मेरे और बहुत से लोग दोस्त हैं। मैंने गोया अब असल गुफ्तगू शुरू कर दी थी और उसका इसरार ये है कि मैं वो पैलेस आपसे खरीद लूं। हालांकि मुझे उसको खरीदने की कोई ऐसी खास ख्वाहिश नहीं, लेकिन मेरे उस दोस्त का कहना है कि वो मुझे आपसे वो पैलेस बराए नाम कीमत पर दिलवा देगा, क्योंकि आप उसकी बात बहुत मानते हैं। हाँ, उसने होंठों पर जबान फेरकर कदरे संभल कर तलखी से कहा, ठीक ही कहता है वो, मैं उसकी बात बहुत मानता हूँ। ये दूसरी बात है कि मैं उसका नाम नहीं जानता, उसकी सूरत से ना आशना हूँ, हत्ता कि उसकी आवाज़ भी मैंने आज पहली मर्तबा फ़ोन पर सुनी है। खैर, ये आपका और उसका मामला है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। क्या तुम्हें वाकई उस वजह का इल्म नहीं जिसकी बिना पर वो इतने वसूख से ये बात कहता है? प्रिंस ने तजस्सुस वाले अंदाज में पूछा। नहीं, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। वो मेरा दोस्त ज़रूर है, लेकिन अपने कारोबारी राज में मुझे कभी शामिल नहीं करता। वो ब्लैकमेलर शायद हो, लेकिन उसे कुछ अजीब ही किस्म का ब्लैकमेलर कहा जा सकता है। अब यही देख लेना कि वो मेरे एक छोटे से एहसान के बदले में आपके तवस्सुत से मुझे बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचाना चाहता है। ब्लैकमेलर ऐसे कहाँ मिलते हैं जनाब? मैंने उस रिपोर्टर का किरदार इतनी कामयाबी से तख्लीक किया था कि अब तो खुद मुझे भी कुछ कुछ महसूस होने लगा था, जैसे वाकई उसका कहीं पर वजूद हो। अब मैं आपको सीधे, साफ और दो टोक अंदाज में बता दूं कि मैं आपको इस पैलेस की कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए दे सकता हूं, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। 2 लाख? सिर्फ 2 लाख? प्रिंस के पहलू में जैसे किसी ने छुरी घोंप दी। 2 लाख रुपए तो उसमें बिजली और एयर कंडीशन का बंदोबस्त करवाने भी खर्च नहीं हुए थे। आज से 4 साल पहले उसकी तामीर और जजीरे की आधी जमीन की कीमत के ज़िम्न में मेरा 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ था। 2 लाख से ज्यादा के तो सिर्फ उसके गेट होंगे। हुआ करें, फिर मैं क्या करूं? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मैंने आपको वो कीमत बता दी जो मैं फौरी तौर पर अदा कर सकता हूं। आगे आपकी मर्जी। और हाँ, आपको एक जरूरी बात और भी बता दूं कि वो रिपोर्टर मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन मेरे कहने पर वो अपने इरादे कभी नहीं बदलता। अगर वो पैलेस मुझे दिलवाने का इरादा कर चुका है तो फिर उसे इस बात से बाज रखना नामुमकिन होगा, हत्ता कि मैं खुद भी उसके सामने इनकार नहीं कर सकता। 2 लाख लेने से तो बेहतर है कि मैं पैलेस तोहफतन आपकी खिदमत पे पेश कर दूं। प्रिंस के लहजे में अब तकरीबन शिकस्त ही झलक आई थी। तोहफे मैं कबूल नहीं किया करता जनाब, मैंने फौरन कहा। प्रिंस थकन आमेज नजरों से मेरी तरफ देखता चला जा रहा था। गालिबन उसकी समझ में न आता था कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। आपने पैलेस गालिबन सिर्फ बाहर से देख रखा है। चंद लम्हे बाद वो बोला। अब वो मुहज़्ज़बाना और मुअद्दबाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। आप ऐसा करें कि एक नज़र उसे अंदर से भी देख लें, शायद आप कुछ रकम बढ़ाने पर आमादा भी हो जाएंगे। रकम बढ़ाने का तो मैं किसी भी सूरत इरादा नहीं रखता जनाब, मैंने उसकी उम्मीदों पर तकरीबन पानी फेरते हुए कहा। अलबत्ता मैं एक नज़र उसे देखना ज़रूर चाहूँगा। तो फिर किसी रोज़ तशरीफ़ लाइए ना, प्रिंस ने फौरन दावत दी। उसके लहजे में किसी हद तक अब भी उम्मीद की झलक नजर आती थी। दरअसल मैंने इंडिया में बहुत नुकसान उठाया है। अब जबकि मैंने इस मुल्क से नाता तोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आखिरी मरहले पर तो लुट कर वापस ना जाऊं ना। क्या कहा मिस्टर प्रिंस? मैंने मुस्कुराते हुए उससे दोबारा पूछना चाहा। ऐन मुमकिन है कि आप इंडिया को लूट कर जा रहे हों? ये भी तो हो सकता है। उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने ऐसा ही तासुर दिया जैसे ये बात मैंने मजाक में की थी। फिर मैंने संजीदगी से कहा, इतवार को मैं छुट्टी करता हूँ। आइंदा इतवार को मैं आपके यहाँ आने का प्रोग्राम रख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक, दोपहर का खाना आप मेरे साथ ही खाएंगे।
प्रिंस ने जल्दी से प्रोग्राम तय किया। खाने का आप तकल्लुफ ना करें, मैंने कहा, वैसे भी शाम ढले आऊंगा। इतवार को दिन में मेरा कोई न कोई तफरीही प्रोग्राम पहले से तय हुआ करता है। मैं सोचता हूँ कि हफ्ता भर इंसान डट कर जहनी और जिस्मानी काम करे ना, तो एक दिन उसे भरपूर आराम और तफरीह भी करनी चाहिए। शुक्रिया, मैंने तीखे लहजे में कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी और आपकी लुगत में तफरीहात के मानी में बहुत फ़र्क होगा जनाब। ओह, प्रिंस ने होंठ सुकेड़े। तो फिर आप मुझे अपनी आमद का वक्त भी बता दीजिए, मैं बोट हाउस पर आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद रहूंगा। मैंने चंद लम्हे गौर किया, फिर उसे 7 बजे का वक्त दे दिया। वो उठ खड़ा हुआ और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, इतवार 7 बजे आपसे मुलाकात तय हुई। मैं फरोख्त के सिलसिले में तमाम कागजात तैयार रखूंगा। उस शाम खा कुछ भी तय पाए, बहरहाल हम सौदा मुकम्मल करके कागजात पर दस्तखत भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने उठकर उससे मुसाफा किया और फिर वो रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद देर तक मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होती रही। अभी तक किस्मत हर मोड़ पर मेरी मदद करती चली जा रही थी। मुझे मुस्तकबिल के मालती मांदर जैसे दूर दराज जजीरे पर वाक़े प्रिंस शोम्बई के पैलेस जैसी एक इमारत की सख्त जरूरत पड़ रही थी। कुदरत ने न सिर्फ मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक जगह का बंदोबस्त कर दिया था, बल्कि वो मुझे कोड़ियों के मोल भी मिलती चली जा रही थी। मैंने तो ऐसे ही अंधेरे में एक तीर फेंका था, मगर वो निशाने पर ठीक बैठा था। दूसरे रोज उस मुलाकात के लिए घर से निकलते वक्त मैंने घड़ी देखी और निहायत कम रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं साहिल समंदर की तरफ रवाना हुआ। गैर इरादी तौर पर मैं धीरे धीरे सीटी भी बजाता चला जा रहा था, बज़ाहिर जैसे मैं कहीं तफरीह पर जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे आसाब किसी अनजानी सनसनाहट से लम्हा ब लम्हा चौकन्ना होते चले जा रहे थे। फिशिंग हार्बर पर पहुंचकर मैंने उस मोटर बोट की तलाश में नजर दौड़ाई जो हमारी कंपनी के फिशिंग के शोबे की मिल्कियत थी। उस वक्त हमारी फिशिंग कंपनी के पास 4 बोट्स थीं। उनमें से एक वही थी जो कभी छन्ना की जाती मलकियत हुआ करती थी। उस वक्त मुझे उसी की तलाश थी। बहुत दूर एक मकाम पर सूरज का थाल गोया समंदर में उतरता नजर आता था। बारबरदारी की बेशतर कश्तियां वापस आ चुकी थी और बहुत सी वापस आ रही थी। व्हाइट शार्क मुझे जल्द ही नजर आ गई। मैंने घड़ी देखी, मेरे पास 10 मिनट फाजिल थे। मैं वक्त से पहले मालती मंदर नहीं पहुंचना चाहता था। 10 मिनट मैंने डाक पर टहलते हुए गुजार दिए और ठीक 7 बजे मैंने पैलेस पर व्हाइट शार्क की बंदिश खोल दी और उसमें मालती मंदर की तरफ रवाना हो चुका था। जजीरे के आसार नजर आने तक शाम का धुंधलका गहरा हो चुका था। ताहम अभी रोशनियों की इतनी जरूरत नहीं पेश आती थी, लेकिन प्रिंस शोम्बई के बोट हाउस पर मुझे दूर से ही कई बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन नजर आईं। ऐसा मालूम होता था कि ये एहतमाम इसलिए किया गया है कि कहीं मैं भी भटक कर किसी और तरफ ना निकल पड़ूं। मैं बोट को सीधा बड़ी सी सुरंग से मुशाबे बोट हाउस में लेकर चला गया। बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। प्रिंस शोम्बई को मैंने दूर से ही साहिल पर खड़े देख लिया था। उसके दाएं बाएं 2 और अशखास भी मुअद्दबाना अंदाज में खड़े नजर आए। दोनों ही सूट में मलबूस थे। प्रिंस भी सूट में ही खड़ा था, लेकिन उसके साथ हैट के बजाय न जाने क्यों उसने तुर्की टोपी सर पर पहन रखी थी। मुसलमान अफ्रीकी अमूमन ये अंदाज जरूर इख्तियार करते थे कि सूट के साथ तुर्की टोपी पहन लिया करते थे, मगर प्रिंस शोम्बई तो क्रिश्चियन था। वो तीनों मुझे साहिल पर उतरते देखकर कुछ इस अंदाज से आगे बढ़े जैसे प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी मुल्क के सरकारी मेहमान को रिसीव करने के लिए आए हों। प्रिंस ने निहायत बावकार अंदाज में मुझसे हाथ मिलाया और फिर पहले अपने दाएं तरफ खड़े हुए शख्स का तारुफ करवाया, मिस्टर मोगा बेशोला, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी। उस शख्स ने जरूरत से ज्यादा मुंह चौड़ा करके मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। वो दरमियाने कद का एक उधेड़ उम्र आदमी था। बारीक फ्रेम की नजर की ऐनक लगाए हुए मुझे घूर रहा था। और ये हैं मिस्टर तोरेगाला, मेरे असिस्टेंट मैनेजर। प्रिंस ने बाएं तरफ खड़े हुए शख्स का तारुफ करवाया। ये गठे हुए जिस्म का एक दराज कद नौजवान था, लेकिन आंखों से निहायत तजर्बाकार और शातिर इंसान मालूम होता था। मैंने प्रिंस के पीछे झाड़ियों के करीब 2 और स्याह फाम नौजवानों को खड़े देखा। प्रिंस ने उनके तारुफ की जरूरत महसूस ना की थी। वो दोनों भी सूटों में मलबूस नजर आते थे और हाथ पुश्त पर किए खड़े थे। मुझे उनके बारे में अंदाजा लगाने में दिक्कत ना हुई कि वो प्रिंस के बॉडीगार्ड थे। प्रिंस ने बोट हाउस के अंदर और दूर तक
समंदर की सतह पर नजर दौड़ाते हुए अपने लहजे को सरसरी बनाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप तन्हा ही आए हैं? उसके लहजे में दबी दबी हैरत मैं अच्छे तरीके से महसूस कर सकता था। जी हाँ। क्यों, कोई बात हुई? मैंने सादगी से सवाल किया। क्या मुझे किसी को साथ लाना चाहिए था? नहीं नहीं, प्रिंस ने जल्दी से कहा, मैं तो वैसे ही पूछता था। आइए तशरीफ लाइए। उसने मुझे साथ साथ चलने का इशारा किया। चंद कदम दूर नीम पुख्ता पगडंडी पर एक स्याह मर्सिडीज और उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी। मेरा ख्याल था कि पैलेस पहुंचकर मुझे प्रिंस के मुलाजिम खासी तादाद में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। हॉर्न सुनकर लोहे का ऊंचा सा गेट जिस स्याह फाम शख्स ने खोला, उसका कद और जिस्म की साख्त गैर मामूली लगती थी। वो बेशुमार सिलवटों वाली मिस्री गुलामों की सी शलवार और उसी तर्ज की मुख्तसर सी वास्केट पहने हुए खड़ा था। कमबख्त का जिस्म गोया आबनूसी पत्थर से तराशा गया था। एक शाहकार मुजस्मा नजर आता था वो। उसका कद इतना ऊंचा और छाती इतनी चौड़ी थी कि आम किस्म के दरवाजे तो उसके गुजरने के लिए बिल्कुल नाकाफी रहते होंगे। जरा सी हरकत के साथ उसके बाजुओं की मछलियां यूं फड़कती थी जैसे अभी जिल्द फाड़ कर बाहर निकल आएंगी। निहायत कुशादा ड्राइववे में प्रिंस ने गाड़ी रोकी और उतर कर मिस्ट्री गुलामों जैसे हुलिये वाले उस शख्स से इशारे किनारे में कुछ पूछना चाहा। उसने इशारों में चंद बेमानी सी आवाजों के साथ कुछ जवाब दिया और तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो गूंगा था। उससे बात खत्म करके प्रिंस ने गोया मजीद वजाहत के लिए मुझे बताया, गूंगा है बेचारा, लेकिन ताकतवर इतना ज्यादा है कि मेरे और आप जैसे आदमियों को सिर्फ एक घूंसे में हलाक कर सकता है। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। प्रिंस ने मुझे भी अपने ही जैसे आदमियों में शुमार कर लिया था। कुल्हाड़ी के सिवा ये कोई हथियार इस्तेमाल करना नहीं जानता, लेकिन सिर्फ कुल्हाड़ी ही से हाथी का सर तन से जुदा भी कर सकता है और शेर को 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकता है। देखने में ये इंसान है, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत नायाब किस्म का हैवान है। मैं सताइशी अंदाज में मुस्कुराकर उसे देखने लगा। बॉडीगार्ड्स, स्टेट मैनेजर और सेक्रेटरी तमाम लोग गाड़ी से नीचे उतर आए। मैंने सरसरी नजर से गिरदोपेश का जायजा लिया। महल 2 मंजिला था और मशरकी और मगरबी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। उसकी बालाई मंजिल पर सामने की तरफ मुगलिया तर्ज की एक लंबी सी बालकोनी बनी थी, जिसकी दीवार दर हकीकत मार्बल के खूबसूरत छोटे छोटे सतूनों की एक लंबी कतार थी। पैलेस की तामीर में बेहिसाब मार्बल इस्तेमाल किया गया था। ऊंची सी बैरूनी 4 दीवारी पर थोड़े थोड़े फासले पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स नस्ब की गई थी। 4 दीवारी के वस्त में असल इमारत बनी थी और उसके 3 अतराफ में सरसब्ज लॉन फैला हुआ था, जिसके एक हिस्से में बैजवी स्विमिंग पूल नजर आता था। लॉन पर मुझे दूर एक जगह फूलदार पौधों की क्यारियों पर 2 माली काम करते नजर आ रहे थे। उन्होंने कनखियों से हमारी तरफ देखा और दोबारा काम में लग गए। मुझे उनका काम करने का अंदाज कुछ मसनूई सा लगा। प्रिंस ने बॉडीगार्ड्स समेत अपने 4 मुलाजमीन को मुखातिब किया, आप लोग अपने कमरों में चले जाएं, जिसकी जरूरत होगी मैं उसे बुलवा लूंगा। सब ने ताजीमन सर झुका दिया और मुख्तलिफ सिमतों में चलते हुए इमारत के पहलुओं में पहुंचकर कहीं गायब हो गए। उस तरफ शायद बगली दरवाजे थे। बातें करते करते हम मरकजी दरवाजे से पैलेस में दाखिल हो चुके थे और एक तवीलो अरीज लॉबी से गुजर रहे थे, जिसका मार्बल का पॉलिश शुदा फर्श आईने की तरह चमक रहा था और हमारी एड़ियों की बाजगश्त यहाँ यूं गूंज रही थी जैसे हम किसी बड़े से गुंबद के नीचे चल रहे थे। गालिबन हम अपने असल मकसद की तरफ तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। शहजादे ने मुलायमियत से कहा, यानी ना मैं आपको पैलेस दिखा रहा हूँ और ना आप पैलेस देख रहे हैं। हम दोनों ही नाक की सीध में चलते चले जा रहे हैं। जरा पीछे आइए, 2 कमरे हम पीछे छोड़ आए हैं। हम चंद कदम पीछे की तरफ आए। लॉबी के इख्तिताम पर दोनों गोशों में 2 कमरों के दरवाजे आमने सामने नजर आते थे। दोनों की बैरूनी दीवार गोलाई में थी। ये निचली मंजिल का ड्राइंग रूम है। शहजादे ने दाएं हाथ वाला दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने मुझे अंदर चलने का इशारा किया, लेकिन मैंने दरवाजे पर ही खड़े होकर अंदर का जायजा ले लिया था। कमरा आरास्ता और पैरास्ता था। उसमें आला दर्जे के ड्राइंग रूम के तमाम लवाजमात भी मौजूद थे। निचली मंजिल मरकजी तौर पर एयर कंडीशनड है। सर्दियों में गर्म रखने का भी बंदोबस्त मौजूद है। प्रिंस ने बताना चाहा। उसका लहजा अब वाकई उस शख्स जैसा था जो अपनी कोई चीज फरोख्त करने लगा हो और उसकी खूबियां गिनवाता हो।
उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। ये स्टडी रूम है, इसमें तमाम फर्नीचर वगैरह मौजूद है। उसका जायजा लेने के बाद हम दाएं हाथ पर राहदारी में मुड़े, जहां फर्श पर दबीज कालीन फैला हुआ था। इस राहदारी में आमने सामने दो बहुत बड़े वसी बेडरूम बने थे, जो लवाजमात से ही नहीं, ऐशो इशरत के भी तमाम सामान से सजे हुए थे। हर एक की छत और दीवारों में बीसियों पहलूदार आईने लगे हुए थे। एक गोशे में बार भी मौजूद था। प्रिंस ने कमरे के वस्त में मौजूद बहुत बड़े गोल बेड की तरफ इशारा किया। ये बेड इतना बड़ा था और उसके दबीज गद्दे पर फैली हुई बेशिकन और बेदाग चमकीली झालरदार चादर इस तरह रोशनी में झिलमिला रही थी कि उस पर बेड के बजाय मगरबी पहलवानों के रंग का गुमान गुजरता था। सिर्फ उसके गिर्द रस्से तान दिए जाते ना, तो उस पर कुश्ती आराम से लड़ी जा सकती थी। उसके ऐन ऊपर छत में एक छतरी सी लटकी हुई दिखाई दी। ये दूसरा बेडरूम था जो हम देख रहे थे। इन तमाम बेडरूम्स की तमाम रोशनियां रिमोट कंट्रोल से जलती बुझती हैं। बिस्तर पर लेटे हुए कोई सी भी बत्ती बुझा दीजिए या जला लीजिए, आपको उठना नहीं पड़ेगा, प्रिंस बताता था। रिमोट कंट्रोल से ही छत में लटकी हुई ये महीन सी छतरी फैलकर आपके बेड को ढांप लेती है और आप महसूस करते हैं कि आप बादलों के दोष पर परवास कर रहे हैं। छतरी हटा दी जाए तो आप तमाम आईनों में अपने आप को देख सकते हैं। बेडरूम्स में रिमोट कंट्रोल पर तमाम इंतजामात अभी सिर्फ फ्रांस के करोड़पति लोगों तक ही महदूद हैं। इंडिया में बड़े से बड़े सेठ के घर में भी इस तरीके का कोई बेडरूम नहीं होगा अभी तक। ये एक खास बात है यहाँ की। खैर, मेरे लिए इन तमाम आसाइशों में कोई खास कशिश भी न थी। मैंने बेनियाजी से उसे जवाब दिया, ठीक है, अगर मुझे यहाँ रहना होता ना तो बहुत सी चीजें मुझे यहाँ से हटानी पड़ जाती। तो क्या आप रहने के लिए पैलेस नहीं खरीद रहे? प्रिंस ने हैरत से सवाल किया। जी नहीं, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। मेरा बिजनेस शहर में है और रोजाना मुझे शहर के मरकज से यहाँ तक आने के लिए 1.5 घंटा और फिर जाने के लिए दोबारा 1.5 घंटा दरकार होगा। कभी समंदर का मिजाज अच्छा होता है और कभी गैर मुतवक्को तौर पर बरहम रहता है। ऐसे मौक़ों पर मैं हाथ पर हाथ धरकर कभी नहीं बैठ सकता। ये जगह या तो रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए मुनासिब है या फिर आप जैसे शहजादों के लिए बिल्कुल मौजू है। तो फिर आप इसे क्यों खरीदना चाहते हैं? प्रिंस ने पूछा। अभी तो मुझे खुद भी कुछ मालूम नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कारोबारी लोगों की वैसी ही आदत होती है कि सस्ते दामों कोई चीज मिलती हो ना तो फौरन लेकर डाल देते हैं। कभी ना कभी तो काम आ जाती है या फिर अच्छा मुनाफा दे जाती है। मुमकिन है मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहना पसंद कर लूं, लेकिन अभी तो नहीं। प्रिंस ने सिर्फ हुंकारा भरने पर इक्तिफा किया। अब हम पैलेस के उकब में आ चुके थे। यहाँ भी लॉबी ही की तर्ज का एक हॉल बना था, जिसके वस्त में एक बहुत मोटे सतून के गिर्द गोलाई में नफीस किस्म की मखमली गद्दों वाले काउच लगे थे। बज़ाहिर इस हॉल का कोई मसरफ नजर नहीं आता था। ये एक तरह की इंतजार गाह मालूम होती थी। बालाई मंजिल भी बिल्कुल ऐसी ही है, प्रिंस ने आहिस्ता से बताया। उसे देखने से बेहतर होगा कि पहले आप तहखाना देख लें। तहखाने में दाखिल होकर हम एक कदम आगे बढ़े। प्रिंस ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और एक लाइट ऑन कर रखी थी। इसके बावजूद यहाँ रोशनी नाकाफी थी। अंदर कदम रखते ही खुनकी ज्यादा महसूस होने लगी थी। यहाँ नमी इस कदर ज्यादा थी कि दीवारों पर बूंदें सी चमकती नजर आती थी, जैसे उन्हें पसीना आ गया हो। यहाँ रोशनी का कोई माकूल इंतजाम करवाने के सिलसिले में आज तक तवज्जो ही नहीं दे सका। प्रिंस ने जरा माजरत खाना लहजे में कहा, क्योंकि इसे भी इस्तेमाल करने की कभी नौबत तक न आई। हालांकि है बड़े काम की जगह। यहाँ है ही क्या ऐसा जिसे हम देखने आए हैं? मैंने आहिस्ता से सवाल किया। बस ये एक सीधा साधा तहखाना ही तो है। इतना सीधा साधा भी नहीं जनाब, प्रिंस ने कहा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दरफतन तहखाने में रोशनी और कुछ कम हुई क्योंकि दरवाजा एक जोरदार खटके के साथ बंद किया गया था। मैंने मुड़कर देखना चाहा, लेकिन इससे पहले ही चंद ताकतवर बाजुओं ने मेरे पहलुओं को गिरफ्त में लेकर पुश्त की तरफ मोड़ दिया था। मुझे अंदाजा हो गया कि जिस पोजीशन में बाजू पहुंच चुके हैं, मैं पूरी ताकत भी सर्व कर दूं तो उन्हें छुड़वा नहीं सकता। उन पर कम से कम 2 ताकतवर आदमियों की मजबूत गिरफ्त भी मौजूद थी। उन्होंने मेरे लिए उल्टी छलांग लगाने की भी कोई गुंजाइश न छोड़ी थी। मैंने कोई मज़ाहमत ना की। मेरा ख्याल था कि अब प्रिंस फिल्मी विलन की तरह फातिहाना कहका लगाता आएगा, मगर वो खामोश दूर कुछ फासले पर
रोशनी के करीब जा खड़ा हुआ और पुरख्याल नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कोई साइंसदान उस चूहे का जायजा लेता हो जिस पर वो तजर्बा कर चुका हो या फिर तजर्बा करने का इरादा करता हो। सामने अंधेरे गोशे से 2 और आदमी निकलकर मेरी तरफ तेजी से बढ़े। ये दरमियाने कद के और गठे हुए स्याह फाम नौजवान थे। वो खामोशी से मेरे करीब आए और बहुत तेजी से मेरे लिबास पर हाथ फेर कर उन्होंने गालिबन इत्मीनान किया कि मेरे पास कोई हथियार मौजूद नहीं, और गालिबन यही बात उन्होंने अपनी जबान में प्रिंस को बता भी दी। ये कैसे हो सकता है? प्रिंस ने मेरी तरफ देखते हुए अपने मखसूस फ्रांसीसी लबो लहजे में अंग्रेजी जबान में बुड़बुड़ाना चाहा। तुम यहाँ तन्हा आए और फिर वो भी बगैर हथियार के आए। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मैंने मुस्कुराते हुए देखा और उसने कहा, ये तो नामुमकिन है। फिर वो कदरे गुसीले लहजे में गालिबन अपनी मादरी जबान में उन्हीं दोनों नौजवानों से कुछ कहने लगा। नौजवानों ने अब बाकायदा मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने मेरी जेबों में हाथ डालकर देखा, बगलें टटोली, टांगों पर हाथ मारकर देखा, फिर प्रिंस की तरफ देखते हुए बेबसी से नफी में सर हिला दिया। इस दौरान मेरी तवज्जो उन्हीं की तरफ मरकूज रही और मैं उस वक्त चौंका जब उकब से खटके के साथ मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों में यूं हथकड़ी लग जाना मेरे हक में मोहलिक साबित हो सकता है। वो दोनों आदमी भी मेरे दाएं बाएं आ खड़े हुए जिन्होंने मेरे बाजू पुश्त पर पकड़ रखे थे। तहखाने में गहरा सकूत तारी था, जैसे वहां कोई मुकद्दस फरीजा अंजाम दिया जाना हो। दफतन मेरे उकब में भारी कदमों की थप थप आवाज सुनाई दी। मैं गर्दन जरा देर घुमाए बगैर न रह सका। मेरे पीछे किसी तारीक गोशे से वही कवि हैकल गूंगा निकलकर रोशनी की तरफ आ रहा था। वो कंधे पर बहुत बड़े और भारी फल की कुल्हाड़ी उठाए चला आ रहा था। इतने चौड़े और मोटे फल की कुल्हाड़ी मैंने आज तक कभी न देखी थी। गूंगे के मोटे मोटे भद्दे होंठों पर अहमकाना सी मुस्कुराहट रक्सा थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सफाकी भी शामिल थी। उसकी मोटी मोटी आंखों से खून की प्यास झलकती थी। मेरी तरफ देखते हुए उसने किसी दरिंदे की तरह होंठों पर नदीदी सी जबान फेरी। प्रिंस ने एक दीवार के करीब जाकर कोई स्विच दबाया और पूरे तहखाने में रोशनी फैल गई। अब मैंने देखा कि तहखाने का एक हिस्सा अजीबोगरीब काट कबाड़ से भरा पड़ा था। रस्से, हथौड़े, छुरियां, छोटी बड़ी कुल्हाड़ियां, लकड़ी का एक बहुत बड़ा चौकोर ठोस टुकड़ा। एक कोने में जमीन में कमोड से मुशाबे एक बहुत बड़ा प्याला सा नस्ब था, जिसके साथ फ्लश की टैंकी ही की तरह की एक टैंकी मुंसलिक कर दी गई थी। टैंकी के साथ बड़े हैंडल वाली जंजीर भी लटकी हुई थी। ये गोशा किसी जन्नाती मखलूक का बाथरूम मालूम होता था, जो इंसान से कम अज कम 10 गुना बड़ी हो सकती थी। प्रिंस, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं एक बार फिर तुम्हें खबरदार करता हूँ कि तुम नुकसान उठाओगे। अभी वक्त है कि तुम मक्कारी से मुझ पर काबू पाने का ख्याल तर्क कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर चाहूं भी तो तुम्हें माफ ना कर सकूं। सोच लो, इस बारे में सोच लो। गोया अभी तुम्हें कोई खुशफहमी बाकी है? प्रिंस ने कदरे हैरत से सवाल किया। मैं इस मर्तबा कच्चा काम नहीं कर रहा। तुम जजीरे पर तन्हा आए हो और तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं। इसके बावजूद तुम इतने पुरएतमाद क्यों हो? मैं ये राज जानने की कोशिश करता हूँ और मैं हैरान भी हूँ। इसमें राज की कोई बात नहीं। मेरा मसला ये है कि मैं चाहूँ भी तो खौफजदा नहीं हो सकता। मौत मेरे लिए एक सादा सी हकीकत है, उसके तसव्वुर से मैं खौफजदा नहीं हो सकता। मरना तो बहरहाल सबको है, किसी को घर के आरामदेह बिस्तर पर, किसी को मैदान जंग में, और किसी को तुम जैसे कमीने दुश्मनों के हाथों सीलन ज़दा तहखानों में। इसलिए ना तो कोई तशवीश की बात है और ना ही परेशानी की। मगर तुम सोच लो कि अगर अचानक मौत तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई तो फिर तुम क्या करोगे? सोचो जरा। फिलहाल मैं महज बातों से खौफजदा होने के मूड में बिल्कुल नहीं, प्रिंस ने लापरवाही से कहा, और तुम जितनी चाहो शेखियां भगार लो। अभी जब सही तौर पर मौत को सामने खड़ा देखोगे तो चीखे मारने लगोगे, रहम की भीख मांगोगे हमसे। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो। तुम जैसे नौजवानों से मुझे नफरत है। तुम्हारे कत्ले होते देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया। वैसे अगर तुम मुझे अपने उस रिपोर्टर दोस्त का नाम और पता बता दो जिसे मेरा एक राज मालूम है और जिसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
तुम्हारे हिस्से की मौत उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी, उसका मुकद्दर बन जाएगी और तुम बच जाओगे। वरना? मैंने सवाल किया। वरना? सीधा तरीका तो ये है, पुराने जमानों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। प्रिंस ने बेनियाजी से कहा। मैंने उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया है बस, वो भी लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में। तरीका ये होगा कि ये चारों आदमी तुम्हें पकड़कर लकड़ी के उस चबूतरे पर झुकाएंगे और ये गूंगा, जिसका नाम हबाश है, कुल्हाड़ी के एक ही वार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। ये इतनी ताकत से वार करता है ना कि ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी गर्दन कट कर तहखाने की दीवार से जा टकराएगी। इसके बाद ये उसी चबूतरे पर चंद मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे आज़ा अलग अलग करके उस बड़े कमोड में डाल देगा और टैंकी की जंजीर खींच देगा। दूसरे ही लम्हे तुम फ्लश हो जाओगे। जिस तरह लोग बाथरूम में गलाजत को फ्लश कर देते हैं ना, इसी तरह ये तुम्हारे इस तमाम तंदुरुस्त तवाना जिस्म के टुकड़ों को हमेशा के लिए फ्लश कर देगा। फर्श, कुल्हाड़ी और चोबी चबूतरा धो डालेगा और तुम्हारा नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इस कमोड की नकासी का बहुत बड़ा पाइप समंदर में जाकर निकलता है। तुम्हारे आज़ा सीधा समंदर में जाकर गिरेंगे, उन पर से गोश्त मछलियां नोच कर खा जाएंगी और हड्डियां कहीं डूब जाएंगी। और अगर तुम अपने आप को इन तमाम मराहिल से महफूज रखना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस रिपोर्टर के बारे में बता दो, ताकि मैं उसे सिर्फ इतना बता सकूं कि बड़े लोगों को ब्लैकमेल करने में बेशक दौलत भी लंबी हाथ आती है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलत जगह हाथ पड़ भी जाता है कि जिंदगी भर की कमाई का हिसाब बराबर भी हो जाया करता है। अल्लाह ना करे कि मुझ पर कभी ऐसा वक्त आए कि मैं अपने दोस्तों की जिंदगी का सौदा करके अपनी जिंदगी बचाऊं। मैंने कहा, अब तुम अपना काम शुरू करो, जल्दी करो। प्रिंस ने चारों आदमियों को इशारा किया। वो मेरे कंधों और बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत करके मुझे चोबी चबूतरे की तरफ को ले चले। अब मुझे इज़्तिराब सा महसूस होने लगा था। मुझे अगर कोई इत्मीनान था तो सिर्फ ये कि मेरी टांगें आज़ाद थीं। जूडो के इस्तेमाल के सिलसिले में बाज़ औक़ात टांगों का आज़ाद होना हाथों के आज़ाद होने से ज़्यादा अहमियत रखता था। हबाश कुल्हाड़ी कंधे पर रखे मेरे आगे आगे चल रहा था। कुल्हाड़ी का फल तेज रोशनी में चमकता नजर आ रहा था। ऊंचे से चोबी चबूतरे के पास पहुंचकर उन चारों ने ताकत सर्फ करके मुझे चबूतरे पर झुका दिया। मैं सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ी बहुत मज़ाहमत करता था। मैं चाहता तो उन चारों की गिरफ्त से निकल सकता था, लेकिन मेरा असल मसला ये ना था। मेरा असल मसला ये था कि मैं उनकी गिरफ्त से निकल जाऊं, बल्कि मेरी ज़रूरत ये थी कि किसी तरीके से देवजाद हबाश के हाथों से कुल्हाड़ी निकलकर दूर जा गिरे। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उसकी गिरफ्त में मौजूद कुल्हाड़ी का था।